जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बहनें रहती थीं। एक दिन दोनों बहनें जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर अपने घर की ओर लौट रही थीं। तभी दो गिलहरियां आपस में बात कर रही होती हैं। अरे अरे, वह देखो, सामने से कितनी खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं। ये दोनों बाहर से जितनी खूबसूरत हैं, उतना ही सुंदर इनका दिल भी है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश उतनी ही सुंदर इनकी किस्मत भी होती। किस्मत क्यों? क्या हुआ उनकी किस्मत को? मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही है। अरे अरे नहीं, इनका नसीब तो बड़ा ही बेकार है। इनके जीवन में बहुत दुख भरे पड़े हैं। इनकी किस्मत बहुत अजीब है। आगे इनके जीवन में और भी कई परेशानियां आने वाली हैं। मुझे तो इनके बारे में सोचकर बड़ा दुख होता है। जब वे दोनों गिलहरियां आपस में बातें कर रही थीं, तभी वह दो लड़कियां चलते चलते उनके पास आ पहुंची। उन दोनों लड़कियों में से एक को जानवरों की भाषा समझने और बोलने की अद्भुत क्षमता थी, जबकि दूसरी लड़की को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थीं। अरे वाह दीदी, देखो कितनी सुंदर गिलहरियां वो हैं। काश हम इन दोनों की भाषा समझ सकते। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रही हैं। अरे मुझे भी तो बता, आखिर इनके नसीब में ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण तुम दुखी हो रही हो? इनमें से एक लड़की की किस्मत में एक मृत शरीर से विवाह करना लिखा है, वहीं दूसरी लड़की की किस्मत में एक शेर से विवाह करना लिखा है। तो अब इन बेचारियों का क्या होगा? जब दोनों गिलहरियां आपस में बातें कर रही थीं, तभी पास खड़ी दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन रही थीं। उनमें से गंगा गिलहरियों की भाषा समझ सकती थी। कविता, चलो यहाँ से, अंधेरा हो रहा है। रास्ते पर चलते चलते गंगा सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वे दोनों गिलहरियां सच कह रही थीं? क्या हमारी किस्मत सच में खराब है? कुछ ही देर में वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं भी बड़ा अभागा पिता हूं अपनी बेटियों का। मेरा शरीर जल्दी जवाब देने लगा। जो काम मुझे करना चाहिए वह मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? अब हमारी चिंता मत कीजिए। जो हमारे नसीब में लिखा है वह होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं और गंगा के दिमाग में वह बात असर करने लगती है, जिससे वह बहुत ही परेशान रहने लगती है। वह न ठीक से खाती है और न ही ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, गंगा बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी। बेटी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम न ठीक से खा रही हो और न ही ठीक से किसी से बात कर रही हो। अपनी हालत तो देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। क्या तुम मुझसे कोई बात छिपा रही हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर गंगा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वे दोनों फिर जंगल जाते हैं, जहाँ फिर गिलहरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। भाई, क्या कोई उपाय नहीं है इन दोनों के नसीब को बदलने का? नहीं, उनके नसीब में जो एक बार लिखा गया है वह होकर ही रहेगा। अब वह नहीं बदला जा सकता। ओह, ये तो उनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। दोनों गिलहरियों को बात करते हुए गंगा फिर से सुन लेती है, जिसे सुनकर वह और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। गंगा उन गिलहरियों की बात से इस बार इतना ज्यादा चिंतित हो जाती है कि उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है।
माँ, दीदी को क्या हुआ? बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर गंगा को क्या परेशानी है, वह मुझे कुछ बताती भी नहीं है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर वह कौन सी परेशानी है। चलो उसके पास चलते हैं। गंगा के माता पिता और बहन गंगा के पास आते हैं। उसके पिता खूब जोर देकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब गंगा बताती है, पिताजी, मैं जानवरों की भाषा समझती हूँ। हाँ, यह तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात यह है कि जब मैं जंगल लकड़ी इकट्ठा करने जाती हूँ तो मुझे 2 गिलहरियां बात करते हुए मिलती हैं। हमें देखकर वे कहती हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है। हमारे नसीब में बहुत दुख और तकलीफ लिखी है। तुम मुझे कल उन गिलहरियों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वे कौन सी गिलहरियां हैं जो तुम दोनों के भविष्य के बारे में बातें कर रही हैं। ठीक है पिताजी। अगली सुबह वे सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग गिलहरियों के पास पहुंच जाते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ और तुमने जो हमारे बारे में भविष्यवाणी की है मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से समझाओ कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकती हो। तुमने जो भी सुना है वह सब सही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा, अच्छा या बुरा, ये हमें भी नहीं पता। तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। क्या हुआ बेटी? क्या कह रही हैं ये गिलहरियां? गंगा अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन गिलहरियों की बातों को भूल जाओ। ये तो कुछ भी कह सकती हैं। नहीं पिताजी, इन्होंने जो भी कहा है वह सब सच ही कहा है और जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। उसे अब कोई नहीं बदल सकता। चलो अभी घर चलो। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी घर की ओर लौट जाते हैं। गंगा के माता पिता उसे सारी बातों को भूल जाने के लिए बहुत समझाते हैं। अगर आप लोगों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करेंगे। आखिर क्या होगा यह समय ही बताएगा। बेटी, तुम आराम करो। मैं तुम्हारी परेशानी का कुछ न कुछ रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। अगर उन गिलहरियों की बात सच हो गई तो हमारी बेटियों का क्या होगा जी? मैं एक काम करता हूँ। यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल में एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और कोई उपाय पूछ कर आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी वापस आना। गंगा के पिता जंगल में जाते हैं और सिद्ध बाबा को लेकर घर आते हैं। गंगा, कविता, देखो मैं एक बहुत ही सिद्ध बाबा को लेकर आया हूँ। चलो, वे तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। गंगा और कविता अपने पिताजी के पास आती हैं और बाबा के पास जाती हैं। बाबा गंगा के हाथ की लकीरों को देखकर कुछ देर शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, जिन गिलहरियों ने आप लोगों को इनके भविष्य के बारे में बताया है वह बिल्कुल सत्य है। तो बाबा, इसका कोई हल नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। बाबा, तो फिर इतना बता दीजिए कि यह कब और कैसे होगा। हाँ, यह मैं जरूर बता सकता हूँ। आने वाली अमावस्या की रात एक शेर आएगा। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस कुछ देर खड़ा रहेगा और फिर लौट जाएगा। उस समय तुम अपनी बेटी को उसके पीछे भेज देना। जो उसके नसीब में लिखा है वह होकर ही रहेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह शेर फिर आएगा। उस समय उसका क्रोध चरम पर होगा। वह तुम सबको मौत के घाट उतार देगा। इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो ठीक है बाबा, अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में बताइए। बेटा, आज मुहूर्त ठीक नहीं है। मैं किसी और दिन तुम्हारी दूसरी बेटी के बारे में बताऊंगा।
अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जब महीने की अमावस्या की रात आती है तो सब बाहर बैठे हुए होते हैं। तभी एक खूंखार शेर उनके दरवाजे पर आता है। हे ऊपर वाले, लगता है यह वही शेर है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजने वाली। शेर कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसके बाद वह वापस जाने लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय आ गया है, मुझे उसके साथ जाना होगा, वरना वह दोबारा यहाँ आएगा और हम सबको मार डालेगा। अभी मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। नहीं कविता, मुझे जाना ही होगा। गंगा के माता पिता और बहन फूट फूट कर रोते हैं और उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन गंगा नहीं रुकती और वह शेर के पीछे पीछे चली जाती है। दत्त, तुम ऐसे ही घर पर शांत कैसे बैठ सकते हो? न जाने वह खूंखार दरिंदा मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, तुम गंगा के पीछे पीछे जाओ और देखो कि वह शेर हमारी बच्ची को नुकसान न पहुंचाए। पर बाबा ने ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया तो ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं ही जाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। गंगा के पिता गंगा का पीछा करते करते जंगल में आ जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि शेर एक पुरानी गुफा में जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे उनकी बेटी भी गुफा में चली जाती है। यह क्या? इतनी पुरानी गुफा में मेरी बच्ची उसके साथ चली गई। यह तो बड़ी खतरनाक गुफा है। यहाँ बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं और मेरी बेटी कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगी। ऐसा कहकर गंगा के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने घर की ओर लौट जाते हैं। पिता को रोता देखकर कविता और उसकी माँ निराश हो जाती है और वे उसके पास आती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो और हमारी बच्ची कहाँ है? पिताजी बताइए ना, दीदी कहाँ है? भाग्यवान, वह खूंखार दरिंदा हमारी बच्ची को उस पुरानी गुफा में ले गया। अगर कोई उस गुफा में एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं लौटा है। हे ऊपर वाले, तुमने हमारी मासूम बच्ची का कैसा नसीब लिखा है। रो मत भाग्यवान, मैं कल सुबह फिर जाकर देखूंगा, शायद हमारी बच्ची हमें मिल जाए। ठीक है जी, आप हमारी बच्ची को सही सलामत ले आना। गंगा के पिता फिर एक बार जंगल जाते हैं। अब मुझे गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए। गंगा के पिता उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां से उन्हें बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। अरे यह क्या है? इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही है? गंगा के पिता उस गुफा में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां एक अलग ही दुनिया थी। अलग अलग राज्य थे और बहुत सारे लोग थे। यह मैं कहां आ गया? यह तो कोई अलग ही राज्य है। कुछ दूर चलने पर वह एक आदमी से पूछता है, भाई यह कौन सा राज्य है? भाई, क्या तुम पहली बार इस राज्य में आए हो? तुम्हें इस राज्य के बारे में नहीं पता, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। वैसे तुम कहां से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे? यह खोजपुर राज्य है, जहां राजा बहादुर लाल राज करते हैं। अच्छा, ठीक है भाई, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा के पिता कुछ दूर चले ही होते हैं, तभी उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो रानी के वेश में थी। अरे ये क्या? ये तो मेरी बेटी है, और ये यहाँ की रानी कैसे बन गई है? गंगा अपने पिताजी के पास आती है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे खोजते खोजते यहाँ आ गया था, पर तुझे इस देश में देखकर मैं तो चौंक ही गया। बेटी, यह सब क्या है?
तुझे तो वह शेर उस गुफा में लाया था ना? पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन दोनों गिलहरियों ने जो बताया था उससे तो बिल्कुल ही अलग हुआ। आप मेरे साथ चलिए। गंगा अपने पिता को एक बहुत बड़े और सुंदर से महल में ले आती है। बेटी, तुम मुझे किसके महल में ले आई? पिताजी, आप घबराइए मत, यह मेरा ही महल है। बेटी, तुम क्या कह रही हो? तुम तो उस शेर के साथ आई थी। हाँ पिताजी, पर अब वह मेरा पति है और वह शेर यही है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? एक शेर भला इंसान कैसे बन सकता है? देखो बाबा, जिस तरह उन गिलहरियों ने आपकी बेटी के बारे में बताया था, उसी तरह एक बाबा ने मेरी भी भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी बेटा? उस बाबा ने मुझसे कहा था कि जब मैं शेर के रूप में किसी दूसरी दुनिया में जाऊंगा तो मुझे वहां एक लड़की मिलेगी, उसी से मेरा विवाह होगा। फिर उसके बाद वह इस राज्य की रानी बनेगी। बाबा ने बताया था कि वह लड़की बहुत ही नेक दिल की होगी। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। आखिर ये खुशखबरी तेरी बहन और माँ को भी तो देनी है। अरे बाबा, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो कुछ दिन यहाँ आराम करिए। रानी जी, इन्हें जलपान कराइए और भोजन भी कराइए। नहीं महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल गई, यही मेरे लिए बहुत है। मैं उसी की तलाश में यहाँ तक आया था। पिताजी, आप रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। ठीक है बेटी, अगर तेरा मन है तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। गंगा के पिता रात अपनी बेटी के पास रुकते हैं और सुबह सुबह अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह गुफा के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। तभी पास में बैठा एक पक्षी उनसे कहता है, तुम कौन हो? ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था। अब मुझे अपने घर जाना है, लेकिन यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो ये बताओ तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के यहाँ गया था और वहीं से वापस आ रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हुई है, इसलिए यह दरवाजा नहीं खुल रहा है। एक काम करो, तुम अपनी बेटी के महल में जाकर जो भी तुमने वहां खाया पिया है उसका भुगतान कर दो या फिर उनसे माफ करा के आओ। गंगा के पिता दोबारा अपनी बेटी के घर जाते हैं और सारी बातें अपनी बेटी को बताते हैं। बेटी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं ठहरा एक गरीब, तुझे क्या दूंगा? पिताजी, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका सब कुछ माफ कर दिया है। अब आप चिंता मत कीजिए और जाइए। ठीक है बेटी। गंगा के पिता फिर उस गुफा के पास जाते हैं जहां उन्हें गुफा का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वे उस दरवाजे से अंदर जाते हैं और गुफा से निकलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे, आप कहाँ चले गए थे? हम कितनी फिक्र कर रहे थे। और हमारी बेटी कहाँ है? अरे गंगा की माँ, अगर मैंने सच्चाई बताई तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बातों को घुमाइए मत जी, मुझे बस इतना बताओ कि मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं। गंगा के पिता अपनी पत्नी और कविता को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मुझे अभी मेरी बेटी के पास लेकर चलो। पिताजी, मुझे भी दीदी के पास लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, मैं सबको जल्द ही अपने साथ लेकर चलूंगा। अजी, आपने यह खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। अब आप कविता के साथ जंगल जाकर लकड़ियां ले आओ। आज सब एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, हम अभी जंगल जाते हैं। वैसे भी मैं कविता को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों पिता और बेटी जंगल की ओर जाते हैं। बेटी, मैं तो थक गया हूँ और बहुत तेज प्यास भी लग रही है। पिताजी, आप इस पेड़ के नीचे बैठिए। मैं आसपास देखती हूँ, कहीं कोई नदी तालाब मिल जाए तो। ठीक है बेटी। कविता जंगल में यहाँ वहाँ पानी तलाशती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, यह किसकी झोपड़ी है? मुझे चलकर देखना चाहिए। अरे, यह किसकी झोपड़ी है? कोई है यहाँ पर? कब से चिल्ला रही हूँ, कोई आता ही नहीं। लेकिन घड़ा तो रखा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, इसी घड़े से पानी ले लेती हूँ।
कविता उस घड़े के पानी को एक गिलास में लेकर अपने पिता को दे देती है। उसके पिता पानी पीते हैं और कहते हैं, आह बेटी, यह पानी तो बहुत मीठा और ठंडा था। अब जो यह गिलास है, इसे वापस उसी जगह रखाओ। यह किसी की अमानत है। ठीक है पिताजी। कविता दोबारा उस झोपड़ी में जाती है और जैसे ही वह गिलास को रखती है, झोपड़ी का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। पिताजी मुझे बचाइए, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अरे, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। लगता है मेरी बेटी किसी खतरे में है। मुझे देखना होगा। पिता भागते हुए उस झोपड़ी के पास पहुँचते हैं, जहाँ उनकी बेटी सलाखों के पीछे कैद रहती है। पिताजी, मैं यहाँ फंस गई हूँ। जब मैं गिलास रख कर जाने लगी तो यह अपने आप ही बंद हो गया। और पिताजी, यहाँ एक मृत शरीर भी पड़ा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, ये क्या हुआ? मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई हो? बेटी, घबराओ मत। मुझे लगता है कि उन गिलहरियों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। बेटी, मैं कोशिश करता हूँ इसे खोलने की। कविता के पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे सलाखें नहीं खुलती। पिताजी, आप जाइए यहाँ से। अंधेरा होने लगा है। मुझे लगता है यही मेरा नसीब है। आप मुझसे मिलने के लिए आ जाया करिए। नहीं बेटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। कविता के बहुत कहने पर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। कविता अंदर जाती है और देखती है कि मृत शरीर कपड़े से पूरा ढका हुआ है और उसका पैर सामने है। मैं क्या करूं? इस शरीर को देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह बेहोश हो। एक काम करती हूँ। बचपन में जब मैं और दीदी थक जाते थे तो माँ पिताजी हमारे पैरों के तलवे की मालिश करते थे। मैं इसके पैरों की मालिश करती हूँ, शायद यह फिर से जिंदा हो जाए। कविता उस शरीर के पैरों के तलवों की मालिश करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता जब घर पहुंचते हैं तब। अजी, कविता कहाँ है? अरे आप उदास क्यों हैं? बताइए ना, हमारी बच्ची कहाँ है? कविता के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। आप ये क्या कह रहे हो जी? मेरी एक बच्ची तो खुश है, लेकिन दूसरी के साथ क्या हो गया? दोनों माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं। कविता के माता पिता अगले दिन सुबह फिर जंगल की ओर जाते हैं और उस झोपड़ी की तलाश करते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। समय बीतता जाता है और 5 साल गुजर जाते हैं। उधर कविता 5 साल तक उस शरीर के पैरों के तलवों की मालिश करती रहती है। उसके माँ बाप रोज जंगल में आते हैं और झोपड़ी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वह झोपड़ी कहीं भी नहीं मिलती। भाग्यवान, आज पूरे 5 साल से हम उस झोपड़ी को खोज रहे हैं, लेकिन न जाने वह झोपड़ी कहाँ गायब हो गई है। हे ऊपर वाले, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वह शरीर एक शापित शरीर है और उसे जागने में कुछ ही समय बाकी था। तभी अचानक सलाखें खुल जाती हैं और एक औरत अंदर आ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ 5 सालों से इस झोपड़ी में कैद हूँ और इस शरीर के तलवों की मालिश कर रही हूँ ताकि यह जिंदा हो जाए। अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ा बाहर जाकर आराम कर लो। मेरी गाय बाहर चली गई है, उसे देख कर आओ। तब तक मैं तुम्हारा यह काम करती हूँ। ठीक है, मैं भी थक गई हूँ। कविता बाहर चली जाती है और वह औरत कविता की जगह आकर बैठ जाती है और वह शापित शरीर अचानक जीवित हो जाता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे पैरों के तलवों की मालिश 5 साल तक करती आ रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर जागोगे, और देखो तुम जाग गए।
आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज आपकी वजह से मैं उस जादूगर के शाप से मुक्त हो पाया हूं जिसने मुझे यहां कैद करके रखा था। आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मैं एक राजकुमार हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी मुझे पसंद है। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ कविता आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो जिंदा हो गया। कौन हो तुम? कविता कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी औरत कहती है, राजकुमार, यह गाय चराने वाली है। यह कभी कभी यहाँ पानी पीने आ जाती है। हाँ, तो इसे पानी दो और यहाँ से भेज दो। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे यहाँ नौकर रख लीजिए। मैं आप लोगों का सारा काम कर दिया करूंगी। राजकुमार, जब यह इतनी विनती कर रही है तो इसे नौकरानी के रूप में रख लीजिए। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। कविता वहाँ एक नौकरानी बनकर रहने लगती है, लेकिन वह औरत उस पर बहुत जुल्म करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन कविता बहुत उदास होकर खुद से बातें करने लगती है। ये क्या हुआ भगवान, आपने ये क्या किया? मैंने राजकुमार की 5 सालों तक सेवा की और उनकी पत्नी वह औरत बन गई। उसने चालाकी से राजकुमार को मुझसे छीन लिया। कविता ऐसा कहकर रोने लगती है, जिसे राजकुमार सुन लेते हैं। राजकुमार उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे सब पता चल गया है। मेरी सेवा तुमने नहीं, कविता ने की है। 5 साल वह मेरे साथ रही, तुम नहीं। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजकुमार, इसे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो कविता। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और आज से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। इसके बाद कविता और राजकुमार खुशी खुशी विवाह कर लेते हैं। 5 साल बाद कविता अपने माता पिता से मिलने अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बहन भी आई हुई होती है। अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है और सभी मिलकर आनंद से रहने लगते हैं।